हेलो एवरीवन। मैं सुस्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ बहुत ही लंबे समय के बाद एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। यह यह जो उपन्यास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस उपन्यास से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में, अगर आपके पाठ्यक्रम में हिंदी उपन्यास में देवरानी जेठानी की कहानी लगी है तो यह वीडियो आपके लिए भी है और आप इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो देवरानी जेठानी की कहानी। इस उपन्यास के लेखक है पंडित गौरी दत्त, जिनका जन्म 1836 ईस्वी को लुधियाना पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1906 ईस्वी को हुई थी और इनके पिता थे पंडित नाथू मिश्र। इनके द्वारा संपादित अन्य रचनाएं हैं नागरी 100 अक्षर, अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, देवनागरी के भजन और गौरी नागरी कोश, नागरी और उर्दू का स्वांग, देवनागरी गजट और नागरी पत्रिका। इस उपन्यास से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु को हम जानते हैं तो पंडित गौरी दत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। याद रखेंगे, पंडित गौरी दत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। नागरी लिपि परिषद ने गौरी दत्त के सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवी सम्मान आरंभ किया। जो नागरी लिपि परिषद है, उन्होंने गौरी दत्त को सम्मान देने के लिए एक नया सम्मान आरंभ किया, जिसका नाम रखा गया गौरी दत्त नागरी सेवी सम्मान। इनकी महत्वपूर्ण कृति है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो याद रखेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? देवरानी जेठानी की कहानी को। इस कहानी के उपन्यास के बारे की अंतर्वस्तु समझते हैं तो उपन्यास की अंतर्वस्तु में तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया है। इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति की चिंता लेखक ने की है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा आदि समस्याओं का वर्णन करने में इस उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी भाषा के माध्यम से यह उपन्यास आज के साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी करता है। देवरानी जेठानी की कहानी के प्रमुख पात्र जो हैं इस उपन्यास के, वो हैं लाला सर्वसुख। यह उपन्यास का प्रमुख पात्र है और यह मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आते हैं छोटे लाल। छोटे लाल उपन्यास का मुख्य तथा सर्वसुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा तथा समझदार है। छोटी बहू जिसको जो रोल प्ले करती है देवरानी का उपन्यास में, छोटे लाल की पत्नी है तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय देती है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। इसकी पुत्री है मुलिया और छोटा पुत्र है कन्हैया। ज्ञानो जो जेठानी है, ज्ञानो दौलत राम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती रहती है। पार्वती तथा सुखदेई, यह है सर्वसुख की बेटियां। देवरानी जेठानी की कहानी का जो विषय है वो बता दूं मैं आपको, तो इसका कथानक का केंद्रीय विषय एक बनिया परिवार है। यह इस उपन्यास का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच को रेखांकित कर नवजागरित करना है। इस उपन्यास में स्त्रियों के बच्चों के पालन पोषण में चेचक का टीका न लगवाना, बच्चों को गहने पहनाने आदि का झगड़ालूपन, अंधविश्वास, अरुचि तथा छोटी उम्र में
में बच्चों की आलोचना की गई है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, परिवार में अलगाव, बंटवारा, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, माँ बाप का प्यार, बहुओं की समस्या आदि पर सारी कहानी जो है वो केंद्रित है। पढ़ी लिखी तथा अनपढ़ महिलाओं के गुण दोषों का भी चित्रण किया गया है। यह जो कहानी है, यह पुनर्जागरण की चेतना से जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज में जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था, वह था नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार। अशिक्षा के कारण मध्य वर्गीय परिवारों में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस उपन्यास में की कहानी जो है वो है, एक सर्वसुख नाम का बनिया होता है जिसके दो पुत्र हैं, दौलत और छोटे लाल, और जिसकी दो पुत्रियां होती हैं, पार्वती तथा सुखदेई। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी जिसका नाम ज्ञानो है तथा छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी बहू देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती रहती है। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति और जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। वह अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। उपन्यास के अंत में भी उसके स्वार्थ की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर मन ही मन असंतुष्ट थी। इसलिए हवेली से जाते समय वह दो खिड़कियों के दरवाजे और चौखट उतारकर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में विवाह का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे छोटी बहू और छोटे लाल का पुत्र की सगाई कई जगह से आई, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटे लाल ने उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी का पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था, किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी का, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है और वह अपना जीवन का रंग घोल देती है। अभी जिसके खेलने खाने के दिन थे, उसको जीवन की कठिनाई बिताने पड़ रहे थे, तो छोटे लाल की बहू ने प्रयास करके उसका पुनर्विवाह कराया। किस बहू ने? छोटी बहू ने उसका पुनर्विवाह कराया। तो एक तरीका से जो छोटी बहू है वह पढ़ी लिखी है और वह समाज के जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ भी चलना जानती है, जबकि जो बड़ी बहू है ज्ञानो, वह पढ़ी लिखी नहीं है और हमेशा वह आलोचना करती रहती है। इस उपन्यास की जो भाषा शैली है, यह जन भाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई मतलब कि कथा कहने के तरीके से बताई गई है। इसमें बोलचाल और मुहावरेदार लोकोक्तियों का जुड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन करती है। इसके साथ ही पंडित गौरी दत्त ने अपने उपन्यास में बोलचाल के शब्द युग्मों का सफल प्रयोग भी किया है, जैसे जब कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता इत्यादि। तो ये मतलब जो देसी हमारे आसपास बोलचाल मतलब भाषा बोली जाती है, उसका उपयोग गौरीदत्त ने अपने उपन्यास में किया है। अब आते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन की ओर। तो बिरादरी के लोग हंसेंगे और टट्टे मारेंगे कि फलाने की घर
लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह बहू कैसी आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर तीन तेरा कर दिया। यह किसका कथन है? सर्वसुख का कथन है। याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा क्योंकि इसके दांत सीधे हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। यह किसने बोला था? पुरोहित ने। लाला जी, अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। इस ये बोला था छोटे लाल का कथन है। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती जैसे हमारे बनिए छाठ हवेली गिरवा रख के दुकान में 1-2 हजार रुपए जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। यह लाला सर्वसुख जी का कथन है। तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आती आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं करता और रुपया पैसा हाथों का पैरों का मैल है, जागे लिठिया लौंडे का भाग है। यह किसका कथन है? सुखदेई की माँ का। भगवान उत्ते बेरी यहाँ भी न चैन दे, शानो का कथन है। बहिन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेंगी। यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचोटी है, मेरा देवर सारा बीज तावे है। दोनों खशम जोरू खावे हैं, किसी एक को बीज नहीं दिखलावे। किसका कथन है? बड़ी बहू का, ज्ञानों का। तुम्हारा स्वभाव कैसा स्वभाव से बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोले ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। यह छोटे बहू का कथन है, ज्ञानों से बताती है। हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझ नाले, ऐसे बड़े बैल की कौन बनती भूजते। ये किसका कथन है? लाला सर्वसुख का। इसके इस उपन्यास के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ेंगे। तो इसको गोपाल राय तथा डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यह उपन्यास मेरठ के एक लियो उस छापखाना एजीआई में प्रकाशित हुआ था। इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। इसकी एक प्रति का मूल्य उस समय 12 आने था। इसकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत में की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतरीन उपन्यास कोई नहीं हो सकता। यह उपन्यास तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कराता है। यह छोटे आकार का सिर्फ 35 पृष्ठों की कृति है। इस उपन्यास में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है या बहुत ही कम मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। तो यह थे महत्वपूर्ण तथ्य देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो अगर उपयोगी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक अवश्य करें। अपने विचार हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।